आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई। उमर अब्दुल्ला के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली, लेकिन कांग्रेस इस सरकार में शामिल नहीं हुई है, जबकि राहुल गांधी और खड़गे शपथ समारोह में पहुंचे थे। तो पहले आप कांग्रेस की सरकार में शामिल ना होने की इनसाइड स्टोरी देखिए। I, Umar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ले ली है। साथ में 5 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। I, Safina Ritu, do swear in the name of God. चौंकाने वाली बात ये रही कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस उमर की सरकार में शामिल नहीं हुई है। सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला लिया है। कुछ मीडिया वालों से सुना ऐसा हुआ है कि कैबिनेट बर्थ पे ऐसा कोई है, अनबन है, लेकिन जो भी आगमन होगी तो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। इंशाल्लाह लीडरशिप बैठी है, राहुल जी बैठे, उमर साहब बैठे, फारूक साहब बैठे, मिल बैठ के इंशाल्लाह ये तो सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो पहुंचे ही थे। अखिलेश यादव सहित लेफ्ट और आप के नेता भी मौजूद रहे। सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई तो बीजेपी चुटकी ले रही है। कश्मीर हो या भारत का कोई भी अंग हो, इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी कांग्रेस को एक बोझ के रूप में देखते हैं। लायबिलिटी है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत उम्दा नहीं रहा था और सूत्र बताते हैं कि बावजूद इसके कांग्रेस ने 2 मंत्री पद की मांग रखी थी, जिसे मानने से उमर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया। सिर्फ एक का ऑफर दिया गया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि पूर्ण राज्य की मांग के मुद्दे पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक पिच पर हैं। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। वैसे देखें तो जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए उमर के पास पर्याप्त बहुमत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद सबसे बड़ी पार्टी है, तो निर्दलीयों का भी सरकार को समर्थन हासिल है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर या बाहर रहने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ऑफर हुई, जबकि वो 2 मंत्री पद चाहती थी। सरकार में शामिल ना होने के पीछे कांग्रेस के अनुच्छेद 370 से बच-बच चलने वाली प्लानिंग भी साफ तौर पर दिखती है। और इस प्लानिंग के पीछे है महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव। असल में कांग्रेस आर्टिकल 370 को लेकर फंसी हुई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस 370 को लेकर कंफ्यूज दिखी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुलकर 370 वापस लाने की बात करती रही, उसके घोषणा पत्र में भी था। लेकिन कांग्रेस ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर पा रही थी और ना ही 370 के खिलाफ बोल रही थी। इस कंफ्यूजन का नतीजा रहा कि जम्मू रीजन में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई। अब अगर कांग्रेस 370 वापस लाने की मांग करने वाली उमर सरकार का हिस्सा हो जाती तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में बीजेपी उस पर सवाल खड़े करती, क्योंकि 370 का मुद्दा सिर्फ एक रीजन या एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव राष्ट्रव्यापी है, क्योंकि देश के हर कोने का वोटर 370 से खुद को जोड़कर देखता है। राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि हो ना हो कांग्रेस के रणनीतिकारों को इसका अंदाजा हो गया, लिहाजा उन्होंने अभी के लिए सरकार में बाहर से ही शामिल होने का फैसला लिया। सच्चाई क्या है इस बात को कांग्रेस जानती है, लेकिन राजनीति में कदम तो फूंक फूंक कर रखने ही होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। वैसे उमर अब्दुल्ला ने आज बीजेपी को भी एक झटका दिया है। उमर ने एक हिंदू को डिप्टी सीएम बनाकर जम्मू बेल्ट में बीजेपी को चुनौती दे दी। ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वही हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को हराया है। मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस तरह कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर चौंकाया, ठीक उसी तरह उमर अब्दुल्ला ने सुरेंद्र कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर हैरान कर दिया। सुरेंद्र चौधरी 2022 तक पीडीपी के नेता हुआ करते थे। महबूबा मुफ्ती से मतभेद होने के बाद 2022 में बीजेपी में शामिल हुए। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए। जो रविंद्र रैना इन्हें पीडीपी से बीजेपी में लेकर आए थे, उन्हीं रैना को नौशेरा के चुनावी जंग में करीब 8000 वोटों से हराया
और अब उमर अब्दुल्ला ने सरकार में नंबर 2 बना दिया। सुरिंदर चौधरी पीडीपी से एमएलसी भी रह चुके हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में बतौर पीडीपी उम्मीदवार नौशेरा से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब उन्हें रविंद्र रैना ने हराया था। इस बार रैना से उन्होंने हिसाब बराबर किया और लंबी सियासी छलांग लगा दी। सुरिंदर चौधरी जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। सुरिंदर चौधरी सहित कुल 5 मंत्रियों ने आज शपथ ली, जिनमें 2 हिंदू हैं। निर्दलीय चुनाव जीते सतीश शर्मा को भी मंत्री बनाया गया है, जो कि लाल चुनरी गले में डालकर शपथ लेने पहुंचे थे। शपथ के बाद शर्मा ने जय माता दी के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने और कार्यभार संभालने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़े अफसरों के साथ मीटिंग भी की है, लेकिन बड़ा सवाल है कि उमर अब्दुल्ला कितने बड़े बड़े फैसले ले पाएंगे, क्योंकि इस बार उनके पास उतनी ताकत नहीं जितनी पिछले बार सीएम रहते हुए मिली थी। इस बार जब उमर सीएम बने हैं तो एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके कई अधिकारों पर अब एलजी का अधिकार है। पुलिस, कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी पर सीधे उपराज्यपाल का नियंत्रण होगा। कोई भी बिल विधानसभा में पेश करने, कानून बनाने के लिए एलजी की इजाजत जरूरी होगी। राज्य सूची से जुड़े हुए मसलों पर सरकार कानून बना सकती है, लेकिन नियंत्रण एलजी का होगा। वित्तीय विधेयक के लिए संशोधन के लिए उपराज्यपाल की सिफारिश जरूरी होगी। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाएगी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था। केंद्र सरकार ने उस दिन जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया और जम्मू कश्मीर विधानसभा को निलंबित करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही उधर कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी गरमाने लगा है। चुनाव में दोनों ओर से कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के वायदे किए गए थे। एबीपी न्यूज घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की संभावनाएं जानने के लिए उस इलाके में पहुंचा जहां से 90 के दशक में इन्हें बेदखल किया गया था। जनहित में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अहमद बिलाल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये खंडरनुमा घर कभी घाटी की शान माने जाते थे, लेकिन 37 साल हो गए हैं घर के इन बरामदों, सीढ़ियों और आंगन को अपनों का इंतजार है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उन्हें कितनी जल्दबाजी में ये घर जो है वो छोड़ करके जाना पड़ा और इतने डरे और सहमे थे कि वापस जो है उन्होंने इस घर में आने की सोच भी नहीं सकते थे। और अब देखिए कि इस घर की जर्जर हालत जो है वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तकरीबन 2 तल्ले का ये मकान है और इस तरीके से यहाँ पर छत जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। दरवाजे के पल्ले जो है वो निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगाया गया और तब से वो वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर बिलाल से कश्मीरी पंडितों ने अपना दर्द साझा किया। हमारी यहाँ पे परमानेंट मतलब 1 टाइम सेटलमेंट की बात हो जाए, क्योंकि कब तक हम यूं बच्चों को लेके कभी वहाँ दर बदर होंगे, कभी यहाँ आधी फैमिली हमारी यहाँ है, आधी वहाँ है। इसमें हम माइग्रेशन हुआ था तो उस समय मतलब हाँ फारूक जी के ऊपर थोड़ा दाग लगा था, धब्बा लगा था। उनके बेटे जो उम्र बदल अभी बने हैं तो वो इस धब्बे को मिटाना चाहेंगे। गवर्नमेंट खाली एक हेल्प कर सकते हैं, कश्मीरी पंडित को पैकेज दे सकते हैं, ज़मीन दे सकती है, लेकिन बसाने की काम गवर्नमेंट से नहीं होगी। ये किससे होगी? ये होगी जब तक यहाँ का मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई जितने भी फिरके यहाँ हैं एक टेबल पर बैठकर आपस में कोई मसला का हल नहीं निकालेंगे। चुनाव में दोनों गठबंधन ने कश्मीरी पंडितों की वापसी को मुद्दा बनाया था। 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने दशहरा कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात दोहराई थी। अब से वक्त आ गया, उनको घर वापस आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। उनको भी महसूस होना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत उनकी दुश्मन नहीं है। अब सरकार बन गई है तो निगाहें उसकी तरफ हैं। सवाल यह है कि वापसी का कौन सा फॉर्मूला सरकार बनाएगी। वैसे हमारी टीम ने जिस इलाके में पड़ताल की वहां के घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।